Hello students, how are you? I'm fine. Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we are going to start a very new chapter, and that is the binomial theorem for class 11. Okay. So after a long time that we are starting a new chapter. I think till date, I think the state prime chapter was going on, and that was a very lengthy chapter, and almost I think 15 to 16 lectures were already provided, and if anything is left, that will be discussed later. Okay, because it is becoming very much lengthy, the straight line chapter, and I think so far I know all the concepts and all the things regarding this straight line chapter were already discussed. Nothing is left here. Okay, so we are going to start a very new chapter, and that is the binomial theorem. Binomial theorem, that means this chapter is about a theorem. Okay, so that means binomial means what? Bi means two. Okay, bi means what? Two. So that means whatever will be discussed in this chapter, that will be related to the actually this binomial expression. That means I think two terms expressions. Okay, so binomial means two terms, and two terms whatever it is. Okay, it may be 2x plus 3y, it may be a plus b, it may be anything. Okay, so anything is possible here, and most importantly here in this binomial theorem, okay, a very new concepts will be introduced, and that is the permutation combination concept. Actually not exactly the permutation, combination concepts will be introduced. Okay, combination ये क्या है? combination जो है इसको क्या है, ये that means इससे क्या बोला जाता है, that means इससे क्या किया जाता है और इसको कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, that means ये permutation combination चैप्टर जो है ये क्लास 11 के जो सिलेबस है उसमें भी है. ठीक है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे जब चैप्टर करेंगे, तब ब्रीफली दैट मींस इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे. अब नाउ जस्ट वी आर डिस्कसिंग दिस वेरी मच ब्रीफली. ओके, सो नाउ हियर एक्चुअली दिस कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट? सिलेक्शन. दैट मीन्स कुछ भी आपको सिलेक्ट करना है तो आप कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. दैट मीन्स जैसे सपोज आपके पास 6 पेन है, 6 पेन्स. ओके, अब 6 पेन से आपको 3 पेन चूज करना है. कोई भी हो सकता है, 3 पेन कोई भी हो सकता है, बट आपको 3 पेन ही चूज करना है. दैट मीन्स यहाँ पर सिलेक्शन का बात आ गया. 6 पेन है, तुम्हारे पास ऑप्शन जो है वो 6 ऑप्शंस हैं, उसमें से 3 ऑप्शंस आपको पिकअप करना है. तो 3 ऑप्शंस आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा तो कोई बाइंडिंग नहीं है कि सीरियल वाइज देना है. आप 3 ऑप्शन कुछ भी ले सकते हैं. तो दैट मीन्स इन हाउ मेनी वेज दैट यू कैन सिलेक्ट द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट. जैसे कैसे उसको किया जाता है, देखो. जैसे सपोज आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है. ओके, तो बीच में आपको सी डालना है. ठीक है, तो आप जो ये 3 क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 3 ऑप्शंस जो सिलेक्ट करेंगे, तो ये हो सकता है कि मैंने पहले ए बी 6 ऑप्शन है, सपोज 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन है. तो पहले मैंने ये चूज किया, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फिर ये चूज भी कर सकते हैं, फिर ये चूज कर सकते हैं, फिर 2 4 5 चूज कर सकते हैं. 3 करके ऐसा आप कितना बार यहाँ पर चूज कर सकते हैं. इन हाउ मेनी वेज दैट यू कैन सिलेक्ट 3 ऑप्शंस एट अ टाइम, दैट मीन्स एट द डिफरेंट टाइम. ओके, so that means if you want to find this type of solutions, then you have to use this combination concept, that means selection concepts. ठीक है, तो सिलेक्शन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 6C3 ऐसे लिखने का स्टाइल है, ऐसे 6C3. दैट मीन्स 6 टोटल ऑप्शन है. इसमें से आपको जैसे 6 ऑप्शन होता है ना क्वेश्चन में कि 6 क्वेश्चंस दिया गया है, उसमें से यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस.
3 क्वेश्चन है। अब ऐसा तो बाइंडिंग नहीं है कि पहला 3 करना है या फिर लास्ट का 3 करना है या बीच का 3 करना है। दैट मीन्स स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस बोलोगे अप्लाई, दैट मीन्स अटेम्प्ट करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि नहीं। यहाँ पर भी सेम, तो 3 क्वेश्चंस करके मतलब जो कलेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा वो आपको देखना है। तो दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग को यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल एक्चुअली है क्या, ठीक है। फैक्टोरियल है, सपोज किसी भी नंबर को आप अगर फैक्टोरियल यूज करेंगे तब वो नंबर क्या होगा, वो नंबर से शुरू होके 1 तक मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 5 फैक्टोरियल साइन कैसे दिया जाता है, ऐसे भी दिया जाता है और 5 ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 के ऊपर आपने फैक्टोरियल साइन यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है 5 4 3 2 1, बस स्टॉप। अब बोलोगे सर 1 के बाद क्यों नहीं गया, क्योंकि ये जो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट है ये नेचुरल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि ये 1 से शुरू होता है, 1 ही उसका लास्ट है, लास्ट लोएस्ट लिमिट, 1 से आप पीछे नहीं जा सकते हैं। तो ये जो मतलब इनडायरेक्टली ये आप बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर, दैट मींस नेचुरल नंबर्स के ऊपर ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट मीन्स यहां पर फैक्टोरियल 6 हो, कैसे होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जस्ट लाइक दैट। अब फैक्टोरियल 100 हो, क्या होगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96, आप कितना लिखोगे डॉट 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 देके इंटू 1। ये तो श्योर है कि 1 में आके ही खत्म होगा, ठीक है, ये तो श्योर है, हम लोग श्योर है कि 1 में आके ही ये फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, 1 से पीछे नहीं आएगा। अब 1 से पीछे भी आ जाए 1 0 आ जाए तो 0 इंटू ये पूरा आंसर 0। क्या यहाँ पर क्या फायदा क्या हुआ फैक्टोरियल यूज करने का, तो यहाँ पर ये जो 1 में आके कुछ भी नंबर हो ये 1 में आके ही स्टॉप होगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर के ऊपर आप इफ यू आर यूजिंग दिस फैक्टोरियल साइन then just you have to multiply all the terms which are in the decreasing order. Okay, that means if you have factorial n, so that means पहले आपको n लेना है फिर डिक्रीज करना है। कितना करके डिक्रीज होगा, देखो 1 1 1 1 करके डिक्रीज हो रहा है। that means n के बाद 1 डिक्रीज करेंगे n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-5, डॉट 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 डॉट, खत्म कहां पर होगा 1 में आके खत्म होगा। अब n तो परफेक्टली हम लोग नहीं जानते ना तो 1 कहां से शुरू हुआ है, n का वैल्यू परफेक्ट अगर जानते तो यहाँ पे लिख लेते, ठीक है ना। तो वी डोंट नो व्हाट इज द परफेक्ट वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज एक्चुअली दिस द वैल्यू ऑफ n। ओके, एंड दैट्स व्हाई जस्ट वी आर राइटिंग n, फिर 1 डिक्रीज कर दिया n-1, फिर से 1 डिक्रीज n-2, फिर से 1 डिक्रीज n-3, n-4, n-5, n-6, n-7, n-8, ऐसे करते 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 कहां पर आके खत्म होगा इंटू 1 में आके खत्म होगा। 1 के बाद और क्रॉस नहीं करोगे क्योंकि वो 0 में आ जाएगा, ठीक है। अब 0 नहीं लेना है। दिस फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट आई थिंक विल बी यूज्ड फॉर द नेचुरल नंबर। ओके, सो विदाउट दिस नेचुरल नंबर यू कांट यूज दिस फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। ओके, सो जस्ट यू हैव टू राइट factorial. If you want to write the meaning of this factorial, लिखो factorial if n belongs to n is any natural number, ठीक है, natural number, then the factorial कैसे लिखते हैं उसको, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। then the factorial of n is denoted by factorial n, और n किसी किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। that is
फैक्टोरियल n को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-4, ऐसे करते करते ये खत्म नहीं होगा, खत्म कहां पर होगा, आके 1 में आके खत्म होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल सपोज 10, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में तो क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में आके खत्म। Okay, so that means this factorial concept will be used for the combination and the permutation concept. Okay, that means यहाँ पर जो है सिलेक्शन का बात हो रहा है, यहाँ पर चूज का बात हो रहा है कि ऐसा 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 चूज करना है, तो वो सब सिलेक्शन के लिए यहाँ पर फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब सेकंड जो है लिखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन उसका सब, दैट मीन्स यहाँ पर आप जस्ट ब्रीफली समझ के रखिए फैक्टोरियल कैसे यूज होता है और ये जो है कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, if small r terms are going to be selected out of n terms, then मतलब आपके पास n टर्म है, उसके अंदर से आप r टर्म चूज कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए then combination concept will be used and that can be denoted by कैसे लिखते हैं, ये है टोटल, दैट मीन्स टोटल आपके पास n क्वेश्चंस हैं, आपको सिलेक्ट कितना करना है, r नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बीच में आपको ऐसे c देना है, डायगोनली ऐसे लिखना है, ठीक है, NCR, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. That means this is the representation of the combination concept. Okay, combination मतलब अब मैंने बोला था कि 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस को आपको चूज करना है, तो कौन सा 3 क्वेश्चन चूज करेंगे ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक स्टूडेंट क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हो, 50 स्टूडेंट्स हो, अब 50 लोग जो है वो एक ही क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। अब 6 क्वेश्चंस हैं आपके पास, दैट मीन्स यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई फर्स्ट वाला करेगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड करेगा या फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेगा, जिसमें जो आपका कॉमन मिले वही आप करेंगे, 3 क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ पर ऐसे ही n नंबर ऑफ टोटल टर्म्स हैं, उसमें से r टर्म को आपको चूज करना है, तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर में भी, इन फ्यूचर ऑल्सो, दैट आई थिंक whenever this type of concept will be introduced, and I think like something selection, okay, selection concept will be introduced, then this combination concept will have to be used. Without combination, you can't find this selection process. You can't find which are going to be selected and in how many ways a particular term is going to be selected. Selected word, that means आपको combination use करना ही है, ठीक है? Without combination, you can't use it. Okay? अब अगर यहाँ पर मुझे particular यही बोला जाता कि 6 क्वेश्चन है, अब 6 में से पहला जो 3 क्वेश्चन है वही आपको अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पर तो देखो कॉम्बिनेशन यूज करना तो जरूरत ही नहीं था, ठीक है? हम लोग जानते हैं यहाँ पर पहला 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाकी 3 क्वेश्चन तो नहीं करना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है सिलेक्शन नहीं है, ये मतलब में जो क्वेश्चन बना रहा है वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये पहला 3 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अब आपके ऊपर अगर छोड़ देगा ना कि एनी 3 क्वेश्चन,
तब ये स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है कि कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो लोग। दैट मीन्स सुइटेबिलिटी देख के बहुत से लोग सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला 3 करना है या फिर लास्ट का 3 करना है या फिर बीच का 3 करना है, ऐसा तो नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन का बात जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, सिलेक्शन। ओके, जब ये सिलेक्शन वर्ड यूज हो जाता है देन यू विल हैव टू यूज दिस कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉम्बिनेशन is represented by this NCR equals to factorial n by factorial r into factorial n minus r। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। फैक्टोरियल क्या है, कैसे आप फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। अब रिगार्डिंग दिस मैटर जस्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल। वही ले लेते हैं, 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, तो यही ले लेते हैं। तो ये मिटा दो, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6C3, तो कंपेयर करो, फैक्टोरियल n की जगह क्या है 6 है, r की जगह क्या है 3 है, बिठा दो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3। देखो तो दैट मीन्स फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, बस हो गया। अब फैक्टोरियल 6 को तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जहां से भी शुरू करो, खत्म तो आपको 1 में ही करना है, बीच में क्या साइन है इंटू, ये भी फैक्टोरियल 3 है, दैट मींस 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल होता है क्या, कैंसिल होता है। यहाँ पर ये 2 कैंसिल होता है, यहाँ पर ये 2 कैंसिल होता है, तो बाकी क्या रहेगा, नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर है 20 वेज, मतलब 20 ऐसा तरीका है जिससे आप ये जो है 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इन 20 ways that you can select your 3 questions। 20 तरीका है, दैट मीन्स पहला 3 करो, एक 1 वे गया, लास्ट 3 करो, दूसरा वे गया, बीच का 3 करो, तीसरा वे गया, ऐसे करते करते आप 20 तरीके से 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यही कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है, और ऐसे ही कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाता है। ओके, so just whenever we will discuss this permutation and combination concept, and whenever just we will solve this word problems on the different types of solutions regarding this permutation and combination concepts, then I think you will come to know what is permutation and what is combination elaborately. Okay, and I think in that type of questions, whenever you will solve the different questions regarding this combination and the permutation concept, then you will get the idea in which type of concepts this actually this permutation and combination are being used. Okay, so just till now, just you have to remember this thing. You have to just write these 2 things, and we will proceed to the binomial theorem, the important part, binomial theorem। ये लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे, अभी हेडिंग दो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, यहां पर बाइनोमियल थ्योरम मिले, हेडिंग दो बाइनोमियल थ्योरम। ओके, अच्छा, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म होगा। अब 2 टर्म ये भी हो सकता है, मतलब पावर 1 है, a प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है, a प्लस बी होल क्यूब भी हो सकता है, a प्लस बी होल टू दी पावर 5 भी हो सकता है, a प्लस बी होल टू दी पावर 6 भी हो सकता है, a प्लस बी होल टू दी पावर 7 भी हो सकता है, a प्लस बी होल टू दी पावर 100 भी हो सकता है। So these are all binomial expressions because 2 terms are there, 2 terms, and I think you need not to consider these powers, okay? But the expression is binomial here. 2 terms, only 2 terms are there. That means inside this bracket, only 2 terms are there. So that is why actually these terms are treated like the binomial expressions. अब मुझे बोलो, ये सब तो binomial है, ठीक है? That means 2 term लेके आपको डील करना है, okay? We have to deal with the 2 terms only. ठीक है, तो 2 टर्म्स आके डील करना है। देखो, इसका तो नॉर्मल है, इसका और क्या आंसर बोलूं,
ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको भी पता होगा शायद। ए प्लस बी होल टू द पावर 5 का बोलो, पावर 6 का बोलो, 7 का बोलो तो नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये सब फॉर्मूलास बनाने के लिए जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सके, one theorem was introduced and this theorem is called binomial theorem. Binomial theorem, and the theorem is what? Just right. For small n belongs to capital N, that means this case is for the natural numbers. Okay, natural number के लिए for n belongs to natural number, a plus x whole to the power n equals to a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 b to the power b x to the power 1 plus nc2 a to the power n minus 2 x square, nc3 a to the power n minus 3 बार b क्यों आ रहा है, x क्यूब, nc4 a to the power n minus 4 x 4, ऐसे करते 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 ncn a to the power n minus n x to the power n, यही है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो जैसे देखो यहां पर a प्लस एक्स होल टू दी पावर n, अब n के जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी रहेगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर n के जगह कुछ भी रहे, आपको यही एक्सप्रेशन यूज करना है, a टू द, दैट मींस इसको आप थोड़ा मतलब सिस्टमेटिकली रट्टा मार लेंगे। कैसे, देखो यहां पर जितना तुम सामने जा रहे हो ए का पावर जो है वो एक एक करके कम हो रहा है, ठीक है, और ये जो x का पावर है दैट मींस जो सेकंड टर्म रहेगा, सेकंड टर्म का जो पावर है वो एक एक करके बढ़ रहा है। कैसे, देखो पहले कितना था, a टू दी पावर है, अब कितना है, एक कम हो गया, अब कितना है, और एक कम हो गया, और कितना है, और एक कम हो गया, और यहाँ पर कितना है, और एक कम हो गया, ऐसे करते 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 a का ऊपर जो है पावर वो 0 ही हो जाएगा, n माइनस n 0 होता है, तो a टू दी पावर 0 1 होता है। ठीक है, x का पावर यहाँ पर तो x था ही नहीं, दैट मीन्स x टू दी पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर पावर 0 हो, आंसर इज 1, 2 to the power 0 1, 3 to the power 0 1, 4 to the power 0 1, 5 to the power 0 1, 6 to the power 0 1, x to the power 0 1, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 दैट मींस 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मींस x टू दी पावर 0 है, वो देखो x टू दी पावर 1 आ गया, x स्क्वायर आ गया, x क्यूब आ गया, x टू दी पावर 4 आ गया, ऐसे करते 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 x का पावर जो है बढ़ता ही गया। सो दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन है इसको a प्लस एक्स होल टू दी पावर n, that means a to the power n, nc1 a to the power n minus 1 into x, nc2 a to the power n minus 2 into x square, फिर nc3 a to the power n minus 3 into x cube, nc4 a to the power n minus 4 into x to the power 4, फिर nc5 a to the power n minus 5 x to the power 5 डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या था, NCN। अब मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया था, क्या बोलो तो, क्या था फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का, NCR इक्वल्स टू क्या था, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, है कि नहीं। अब r की जगह क्या है, n है,
तो यहां पर भी आके जगह आप क्या पुट करेंगे, एन ही पुट करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल एन तो कैंसिल ही है, और ये n माइनस वन दैट मीन्स फैक्टोरियल जीरो। अब फैक्टोरियल जीरो, यहां पर तो जीरो है, ये तो अनडिफाइंड है ना, जीरो तो यहां पर आप चूज ही नहीं कर सकते। तो फैक्टोरियल जीरो को हम लोग वन ट्रीट करते हैं, दैट मीन्स नेग्लेक्टेड वैल्यू है ना, इसलिए वन, क्योंकि फैक्टोरियल में जो है लास्ट जो है वन में आके स्टॉप होता है। अब कुछ भी नहीं है दैट मीन्स वन में आके स्टॉप वन ही होगा। सो दैट मीन्स फैक्टोरियल जीरो को हम लोग, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू आप लोग वन लिख सकते हैं। ठीक है, सो वन बाई वन आंसर इज वन। ठीक है ना, क्योंकि ये जो फैक्टोरियल के अंदर आपको तो नेचुरल नंबर चूज करना है ना, तो जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है ना, तो दैट मीन्स आप जीरो फैक्टोरियल के अंदर जो जीरो चूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये भी वन में आपके स्टॉप होगा, वन से नीचे तो और नहीं जाएगा ना, है कि नहीं। तो इसलिए लास्ट वन ही यहाँ पर दैट मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हो आप लोग। फैक्टोरियल जीरो मतलब वन। ठीक है, फैक्टोरियल जीरो मतलब वन ले सकते हैं। तो दैट मीन्स एनसीएन का आंसर कितना है, वन है। तो दैट मीन्स इसका जगह वन, ए टू दी पावर जीरो एन माइनस एन जीरो वन, बाकी रहेगा एक्स टू दी पावर एन। तो ये जो है ना, इसको ही बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम। ये पूरा एक्सप्रेशन को बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल क्या, थ्योरम, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अब जो है थोड़ा सामने प्रोसीड करते हैं। दिस इज सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बोलो तो मुझे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये थ्योरम जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सोचते हैं कि ये जो है वी डोंट नो द वैल्यू, ये नहीं पता हम लोगों को, इसके ऊपर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो तो, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, सेकेंड टर्म क्या है, एक्स के जगह बी है, फॉर्मूला यूज करो, ए टू दी पावर एन। तो यहाँ पर एन कितना है, टू, तो ए स्क्वायर प्लस एन सी वन दैट मीन्स टू सी वन, फिर ए टू दी पावर एन माइनस वन दैट इज टू माइनस वन इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या है यहाँ पर, इंटू बी, प्लस एन सी टू दैट मीन्स टू सी टू, हो गया टू सी टू, फिर ए टू दी पावर टू माइनस टू, फिर बी स्क्वायर। अब देखो 2c2 तक तो आप चले गए, अब 2c3 उसके बाद आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, यहां पर ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो टोटल डिनोट करता है। दैट मींस आपके पास 6 चॉकलेट है, आउट ऑफ दिस 6 चॉकलेट्स यू नीड टू चूज 3 चॉकलेट्स। अब टोटल ज्यादा होगा या फिर सिलेक्शन ज्यादा होगा, टोटल ही ज्यादा होगा। 6 क्वेश्चंस दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 5, अटेम्प्ट एनी 3। अब 6 क्वेश्चंस तुम्हें दिया गया, क्वेश्चन में कभी देखा है कि अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस, एनी 7 क्वेश्चंस। अब 6 क्वेश्चन ही आपको दिया गया है, क्वेश्चन में आपको क्या ये बोला जाएगा कि चूज एनी 7 क्वेश्चंस। सिलेक्शन कभी भी टोटल से ज्यादा नहीं होता है। दैट मींस ये जो 2c3 नीचे वाला जो है वो सिलेक्शन है, ऊपर वाला जो है वो टोटल है। अब सिलेक्शन जो है टोटल से ज्यादा हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। सिलेक्शन कभी भी टोटल से ज्यादा नहीं हो सकता है। सो दैट मींस 2c2 तो आ गया, अब उसके बाद भी और एक टर्म लिखे तो 2c3 आ जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दैट मींस 2c2 में आके स्टॉप। दैट मींस आपको इजी तरीके से कैसे याद रखना है, पावर जितना होगा वहां पर आके सिलेक्शन स्टॉप हो गया। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन करो तो ए स्क्वायर, अब ये 2c1 का आंसर थोड़ा देखो तो कितना होता है, 2c1 दैट मींस फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1, है कि नहीं। तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 इंटू 1, 1 में आके स्टॉप होना है। फैक्टोरियल 1 तो मतलब क्या है, 1 ही है, और ये भी 1 ही है, तो आंसर कितना है, 2 है ना। सो दैट मींस 2c1 का आंसर कितना होता है, 2 होता है। ये क्या होता है, ए, ये क्या होता है, बी,
और ये जो है मैंने बोला था कि 2C2 NCN का आंसर कितना है? NCN का आंसर 1 है। याद रखना, अगर यहाँ पर टोटल और सिलेक्शन सेम हो गया, टोटल और सिलेक्शन सेम हो गया, दैट मीन 6 क्वेश्चन है, आपको सिलेक्ट भी कितना करना है? 6 ही करना है, ठीक है, तब आंसर जो है 6/6 आंसर कितना? 1 होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पर 1, a टू द पावर 0 ये तो लिखना नहीं है, a टू द पावर 0 तो मतलब 1 होता है, और b स्क्वायर आया ना फॉर्मूला, देखो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला आया। सिमिलरली वी कैन फाइंड a प्लस b होल क्यूब आल्सो। ओके, a प्लस b ये देखो हो गया, a प्लस b होल क्यूब करके देखो तो कितना होता है? a प्लस b होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब, ये करके देखो तो कितना होता है? यहाँ पर n क्या है? 3 है, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b, तो a 3 प्लस nc1, दैट मीन्स यहाँ पर पावर क्या है? 3c1, a टू दी पावर 3 माइनस 1, b टू दी पावर 1 प्लस 3c2, a टू दी पावर 3 माइनस 2, b स्क्वायर, फिर 3c3, a टू दी पावर 3 माइनस 3, b क्यूब। बस यहाँ पर ही स्टॉप रहेंगे या फिर सामने प्रोसीड करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर ही आपको स्टॉप करना है, क्योंकि 3c3 आ गया। नेक्स्ट जो है 3c4, वी कांट चूज। ओके, सो दैट मींस a क्यूब प्लस 3c1 का आंसर जो है वो 3 होगा, ठीक है, जैसे 3c1 फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1, सब ये फॉर्मूला यूज करके हो रहा है। NCR फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल 3 दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा, और इधर जो है फैक्टोरियल 2 दैट मींस 2 into 1, 2 into 1, 2 into 1 का आंसर कितना है? 3, so that means 3 a स्क्वायर b प्लस 3c2 कितना होगा? यहाँ पर 2 दे दो, दैट मींस ये 2 है और ये 3 माइनस 2 है, बात एक ही है, देखो आंसर जो है वो एक ही आ रहा है, ऊपर तो ठीक ही है, यहाँ पर 2 into 1 और यहाँ पर 1 है, तो ये भी कैंसिल, आंसर जो है अल्टीमेटली 3 आ रहा है। a b स्क्वायर 3c3 आंसर कितना है? 1, मैंने बोला था सिलेक्शन और टोटल सेम हो गया तो आंसर ऑलवेज 1, तो a टू दी पावर 3 माइनस 3 0, b क्यूब, ये होता है a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, हाँ, तो ऐसे ही आप a प्लस b होल क्यूब, a प्लस b होल टू दी पावर 4, a plus b whole to the power 5, a plus b whole to the power 10, a plus b whole to the power 100. Okay, this type of expressions can be solved by using the binomial theorem, and that's why this theorem was introduced. Okay, so that you can, I think you can solve this type of expressions very easily. Okay, so I think actually I don't know whether you have I think whether you have seen or not, in every expression, binomial expressions, a plus b whole square, power कितना था? 2, number of terms कितना है? 3, a plus b whole square का फॉर्मूला बोलो तो a square plus 2ab plus b square, कितना टर्म है? यहाँ 3 टर्म है। यहाँ पर पावर कितना है? 3 है, टर्म कितना है? 1 2 3 4 टर्म है। दैट मीन्स ये दोनों से हम लोग को ये पता चल रहा है तो वट एवर द पावर यू हैव, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी what? Number of terms will be the power n plus 1. That means whatever the power you have plus 1, that will be the number of terms. That means if you have the power 3, number of terms will be 4. If you have the power 100, number of terms will be 101. If you have the power 7, then number of terms will be
8. And why? What is the reason behind this? Okay, so just let's see. यहां पर देखो, यहां पर ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ना, ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और सामने जो है यहां पर भी है 3C0 एक है, 3C0, 3C0 का आंसर 1 होता है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर नहीं लिखा है, बट 3C0 तो है यहां पर, ठीक है। सो ये है, तो अब बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट तो यहां पर ये फर्स्ट टर्म होगा, बट इन बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट टर्म जो है वो यहां से शुरू होता है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो और यहां पर ये जो है ये जीरो टर्म है, दैट मींस यहां से एंड ये सिलेक्शन का प्रोसेस यहां से जीरो से स्टार्ट होता है ना, इसलिए वहां पर जाके एक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 3C0 ओके। सो दैट मींस बाइनोमियल थ्योरम में याद रखना, कोई भी अलजेब्रा, सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम में नहीं, पावर तो हर जगह ही होगा। अब पावर जहां पर भी रहेगा याद रखना कि पावर जितना भी हो उससे एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर अगर बोली सपोज, यहां पर अगर तुम्हें बोला गया कि आप यहां पर थर्ड टर्म जो है वो निकाल के दिखाओ, थर्ड टर्म निकाल के दिखाओ। अच्छा, यहां पर बोलोगे अच्छा सर थर्ड टर्म तो ये है, थर्ड टर्म क्या है, ये है। अच्छा, थर्ड टर्म कहां से निकला, यहां से निकला, तो यहां पर देखो तो कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, दैट मींस एक कम होगा। जब थर्ड टर्म निकाल रहे हो तब आर का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। आर मतलब सिलेक्शन, ये नीचे वाला जो है वो सिलेक्शन, कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहां पर जो है थर्ड टर्म मतलब ये जो सिलेक्शन का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू 2। फोर्थ टर्म मतलब यहां पर आर का वैल्यू 3। फर्स्ट टर्म मतलब आर का वैल्यू 0। बेसिकली तो ये फर्स्ट टर्म है, बट यहां पर सिलेक्शन जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है ना। आर का वैल्यू यहां पर 0 है, आपको ऐसे याद रखना है, आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ भी सिलेक्शन कॉम्बिनेशन नहीं लगाया, यहां पर सिलेक्शन नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहां से सिलेक्शन शुरू होता है, ठीक है। तो इसलिए एक टर्म ऑल टाइम ज्यादा होता है, 0 से शुरू हो गया ना यहाँ पर, तो 0 1 2 3, वो 3 में आके स्टॉप। तो हर पावर में, हर एक्सप्रेशन में एक ही बात यहां पर रहेगा, ठीक है। सो दैट मींस आपको अगर बोला गया कि सेवेंथ टर्म निकालो, उसमें आर का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। दैट मींस ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही हम एक यहां पर कॉन्सेप्ट लिखो इन एनी एक्सपेंशन, in the expansion a plus x whole to the power n, in any expansion, in the expansion, not any, in the expansion a plus x whole to the power n, in the expansion a plus x whole to the power n, the rth term, that means ये जो सीक्वेंस सीरीज, ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलते थे ना, 7th टर्म, 6th टर्म, 5th टर्म, ये rth टर्म, आर क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है ना। rth टर्म in the expansion a plus x whole to the power n, the rth term is denoted by term t, r plus 1, and it is found by t r plus 1 equals to NCR a to the power n minus r x to the power r, ठीक है।
दैट मीन्स यहाँ पर जो है अर्थ टर्म बोला जा रहा है ना, अर्थ टर्म। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि अर्थ दैट मीन्स सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म निकालने के लिए ये देखो टी आर प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आप लोग को पता चल जाएगा। दैट मीन्स आपको a प्लस एक्स होल टू द पावर n एक्सप्रेशन में अर्थ टर्म निकालना है, तो आप जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बोला था कि जब आपको सेवेंथ टर्म निकालना है तब आर का वैल्यू कितना होता है, सेवेंथ टर्म आर का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। देखो यहां पर सपोज T7 आपको निकालना है, सेवेंथ टर्म निकालना है, सेवेंथ टर्म निकालना है, तो आप ये जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे एक्सपांड करेंगे, देखिए T7 को आप 6 प्लस 1 लिखेंगे, ये जो 6 है ना यही आपका वैल्यू होता है R, तो इक्वल्स टू एन सी आर की जगह 6 a टू द पावर n माइनस 6 x टू द पावर 6। ठीक है, यहां पर 7 को तोड़ के किसी भी एक्सप्रेशन को, सेवेंथ टर्म हो, एट्थ टर्म हो, नाइन्थ टर्म हो, 10th टर्म हो, आपको समथिंग प्लस 1 उसी एक्सप्रेशन में सजाना है आपको। सपोज आपको एट्थ टर्म निकालना है, T8 एट्थ टर्म निकालना, तो आप यहां पर कैसे लिखेंगे 7 प्लस 1, तब आर का वैल्यू यहां पर 7 हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या होगा यहां पर 7, राइट। आपको T10 निकालना है, दैट मींस 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो यहां पर ये 9 प्लस 1 होगा, यहां पर आर का वैल्यू 9 है, यहां पर भी 9 होगा, यहां पर भी 9 होगा और यहां पर भी 9 होगा। तो क्यों एक कम हो रहा है यहां पर, क्यों मैंने एक कम लिया है, यहां पर तो आर का वैल्यू 10 लेना चाहिए था, यहां पर तो मैंने फॉर्मूला में देखो 999 चूज कर रहा है। मैंने यही बोला था आपको, फोर्थ टर्म है ये, इसमें आर का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, एक कम होता है, दैट मींस फोर्थ टर्म में आर का वैल्यू 3 होता है, 10th टर्म में आर का वैल्यू एक कम होता है 9 होता है, 9 चूज करना है आपको। तो उसी चीज को कंसीडर करने के लिए ही ये जो एक्सप्रेशन है ये बनाया गया है। कोई भी टर्म अगर आप यहां पर सेवेंथ टर्म निकाल रहे हैं, दैट मींस आर का वैल्यू आपको 6 चूज करना है, उसी चीज को दैट मींस नजर रख के ये फॉर्मूला जो है वो बनाया गया। दिस फॉर्मूला वाज इंट्रोड्यूस्ड सो दैट you can see that the value of R, that the value of R is just less than, that means I think 1 less than the given expression, that means the power, that means rth expression. Okay, so here यहाँ पर T7 निकालना है, तो that means R का वैल्यू यहाँ पर आपको 6 चूज करना है। आपको T10 निकालना है, दैट मींस 10th टर्म निकालना है, आर का वैल्यू आपको 9 चूज करना है। आर का दैट मींस आपको 11th टर्म निकालना है, आर का वैल्यू यहाँ पर 10 चूज करना है। यहाँ पर एग्जांपल भी आपके आंखों के सामने है। थर्ड टर्म है तब यहाँ पर आर का वैल्यू 2 आ रहा है। ये फर्स्ट टर्म है, दैट मींस सॉरी ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है, दैट मींस 1 कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हुआ है। तो जब ये आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तब ऑलवेज ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये होता है किसी भी एक्सप्रेशन एक दिया जाएगा, उसमें आप क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड, जस्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड the 8th term of 2 plus 3x whole to the power 10। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी आपको पता है, सेकंड टर्म भी आपको पता है। n का वैल्यू कितना है 10 है, तो लिखो
हियर 8 टर्म, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T8। अब T8 को लिखेंगे कैसे, T7 + 1। ठीक है, R का वैल्यू मुझे मिल गया, ये R है, 7 है। ठीक है ना, एक कम होता है ना, तो दैट मींस ये 7 है। अब फॉर्मूला आपको जानते हैं, 10C7, फिर 2 to the power 10 - 7, फिर 3x to the power 7 हो गए। अब 10C7 दैट मींस फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 into factorial 10 - 7 according to NCR formula, 2 cube into 3x whole to the power 7। so यहां पर देखो 10 into 9 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into तो यहां पर जो है T8 इक्वल्स टू 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 by ये 7 है, तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into ये तो 10 - 7 कितना है, फैक्टोरियल 3 है, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 2 into 1 तो है 2 क्यूब, मतलब 2 क्यूब और इधर 3x to the power 7। तो यहां पर जो है शॉर्टकट रास्ता भी है आपके पास। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा ये मल्टीप्लिकेशन है, शॉर्टकट भी है। देखो कैसे, नीचे कितना था, फैक्टोरियल 7 है कि नहीं। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये इसको हम लोग फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं क्या, ये फैक्टोरियल 7 का मतलब ही तो ये होता है ना, 7 6 5 4 3 2 1। तो ये जो बाकी सब ना लिख के अगर शॉर्टकट में यहां पर अगर 7 लिख के उसके ऊपर फैक्टोरियल साइन दे दूं तो बात तो एक ही है। तो यहां पर नीचे वाला जो फैक्टोरियल 7 है उसको भी एक्सपांड करना जो है वो जरूरत है नहीं, यहां पर फैक्टोरियल 7 देके रख देते हैं और इधर फैक्टोरियल 2 को ऐसे 3 को ऐसे लिख देते हैं, है कि नहीं। तो देखते हैं बहुत छोटा हो गया, देखो छोटा हो गया ना बहुत। और यहां पर देखो ये 8 है और इधर 3 to the power 7 into x to the power 7। अब ये फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो सकता है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अभी आप इसको काटेंगे तो इसको 3 और इधर ये जो है 5। अब आप मल्टीप्लाई करके जितना आएगा आंसर वही होगा 8 टर्म। मीन्स यहाँ पर 15 into 8 into 8 into 3 to the power 7 into x to the power 7। दैट मीन्स ये इतना बड़ा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आएगा into x to the power 7। दैट विल बी योर 8th टर्म। 2 मार्क के लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड 8th टर्म, फाइंड दिस, ये आप जो है थोड़ा सीख लीजिए। ठीक है, हम लोग करेंगे इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत सारे। ठीक है, तो बेसिक थीम ये है कि आपको जितना भी टर्म देखने 7th टर्म निकालना है या फिर 8th टर्म निकालना है या फिर 100th टर्म निकालें, आपको एक कम चूज करना है, किसका वैल्यू, आर का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर T100 निकालना है, दैट मींस 100th टर्म निकालना है, तो आपको आर का वैल्यू 99 चूज करना है, एक कम यूज करना है। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट है और ये फॉर्मूला ये जो है आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला याद क्या रखना है, ये तो हम लोग जानते हैं, जितना सामने जाते हैं उतना ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसका पावर कम होता जाता है, जो सेकंड टर्म है उसका पावर बढ़ता रहता है। ठीक है ना, तो आप एक्सपेंशन देखिए, जो इतना बड़ा थ्योरम लिखा है उसमें यही पार्ट यूज किया गया। आर के जगह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यही यूज हुआ। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, आर के जगह 1 2 3 4 देखिए, n-1 n-2 n-3 n-4। आर के जगह x to the power 1 x to the power 2 x to the power 3 x to the power 4। आर के जगह 1 2 3 4 5 6 पुट किया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है अर्थ टर्म निकालने का प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग दो मिडिल टर्म। दैट मीन्स कोई भी एक्सपेंशन आपको दिया जाएगा उसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा
वो आप कैसे निकालें, ठीक है। अच्छा, मुझे बोलो यहाँ पर मिडिल टर्म ऐसे हेडिंग दे दो, मिडिल टर्म। मुझे बोलो यहाँ पर सपोज 1 2 3 4 5 6 6 डंडा है। Which one is the middle term here? Which one is the middle term? Is there any single middle term or the multiple middle terms are there? एक मिडिल टर्म होगा या फिर एक से ज्यादा मिडिल टर्म होगा? देखो तो मिडिल टर्म मतलब क्या, मिडिल में अगर रहे यहां पर भी सेम रहना चाहिए, वहां पर भी सेम रहना चाहिए, तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? यहां पर मिडिल टर्म ये 2 होगा, ये और ये दोनों ही मिडिल टर्म्स होगा। देखो ये दोनों, ठीक है, इस साइड में भी 2 है, उस साइड में भी 2 है। दैट मींस यहां पर मिडिल टर्म 2 होगा, 1 2 3 4 5 6। सो दैट मींस थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म यहां पर मिडिल टर्म होगा। कब कब? जब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहे। 6 इज क्या? इवन मतलब जोड़। 6 मतलब क्या है? इवन। क्या होता है इवन मतलब? क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है, जोड़ नंबर जो होता है, ठीक है। सो यहां पर जो है थर्ड और फोर्थ टर्म दैट विल बी द मिडिल टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। एंड दिस मिडिल टर्म्स, इट मींस द number of middle terms will be dependent on the total number of terms. If the total number of terms will be even, then middle term will be 2. When the total number of terms will be odd, then middle terms will be 1. कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलो मिडिल टर्म यहां पर कौन सा है? कितना मिडिल टर्म होगा? एक ही मिडिल टर्म होगा। इधर भी 3, इधर भी 3। दैट मींस ये जो फोर्थ टर्म है दैट विल बी योर मिडिल टर्म। सो दैट मींस जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तब मिडिल टर्म सिर्फ एक ही रहेगा, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तब मिडिल टर्म्स जो है वो 2 रहेगा। कौन सा? थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब दैट मींस ये कैसे निकाले, क्वेश्चन यही है। देखो, अच्छा यहां पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। दैट मींस एक काम करो, यहां पर लिखो फॉर a प्लस x होल टू द पावर n, ऐसा कुछ एक्सपेंशन आपको दिया जाएगा है। फॉर दिस इफ n इक्वल्स टू odd, n equals to odd, n का वैल्यू odd है ये हम लोग जानते हैं, n is odd. So number of terms n का वैल्यू जितना होता है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होता है कि नहीं? n प्लस 1, ठीक है। तो ये n प्लस 1 ही जो है वही तो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहां से देखो नंबर ऑफ टर्म्स 2 केस निकलता है, एक है ऑड, दूसरा है इवन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, 2 केस निकलता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा ना मिडिल टर्म्स। यहां पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है मिडिल टर्म्स कितना होगा, है कि नहीं? तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो तो यहां पर एक मिडिल टर्म रहेगा। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इवन, देन द टोटल नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स विल बी 2. Okay, that means 2 middle terms will be there. So this middle terms concept will be dependent on the total number of terms, not on the power. ये n जो है वो पावर है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डिनोट नहीं कर रहा है। अब सपोज a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें n का वैल्यू 2 है, तो ये क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट कर रहा है क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पर 3 होता है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 2 3 टर्म होता है यहाँ पर। तो दैट मींस यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 होता है, 2 नहीं होता है। 2 तो पावर है, n का वैल्यू है, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n के साथ +1 करके आप लोग निकालोगे।
सो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पावर यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। आप +1 कर दोगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल जाएगा। हम लोग एग्जांपल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n+1। यहाँ से दो केस निकलता है, ऑड और इवन। ठीक है। अच्छा, यहां पर बोलो तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? ये जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, टोटल टर्म्स कितना है? 6 है। 6 है कि नहीं? तो यहां पर मिडिल टर्म कौन सा निकला? थर्ड वाला निकला और फोर्थ वाला निकला, है कि नहीं? तो थर्ड वाला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 6। अब 6 से 3 कैसा लाना है? देखो, मिडिल टर्म्स पहले क्या लिखना है? 6/12 टर्म, तभी जाके देखो थर्ड टर्म मिलेगा 6/2। अब दूसरा जो है, ये तो फर्स्ट वाला है, कॉमा, फोर्थ टर्म हम लोग को कैसे मिलेगा? 6/2, तो 3 मिल जाएगा, +1 दिस टर्म। क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है ना। थर्ड टर्म हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पर 6 है। मैं देख रहा हूँ, अरे 6 से अगर 6 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 निकल रहा है। तो देखते हैं, थर्ड टर्म को हम लोग 6/2 लिख सकते हैं, है? तो 6 जो है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिनोट होता है? n। सो 6 के जगह n+1/2 टर्म, एंड दूसरा वाला क्या होगा? n+1/2 तो है ही, 6 के जगह n+1 आएगा और प्लस। सो दैट मीन्स जब भी इवेंट का केस आएगा तब आपको 2 मिडिल टर्म मिलेगा। दैट मीन्स व्हेन n+1 is even, then middle terms will be these terms. These two terms will be the middle term. ये दोनों टर्म मिडिल टर्म होगा। ये n+1/2 टर्म एंड n+1/2+1। ये हम लोगों ने कैसे में बनाया है? इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल सेट किया है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 6 है, मैंने लिखा है, देखो टोटल टर्म्स 6, जो यहाँ पर n+1 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n+1 से डिनोट किया गया है। तो दैट मींस n+1 = 6। तो यहाँ पर मिडिल टर्म अब 6 है। अब 6 से मिडिल टर्म कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? थर्ड टर्म। पहले देखो थर्ड टर्म। अब 6 टर्म्स टोटल है, उसमें से थर्ड टर्म मतलब मिडिल वाला है, तो 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, तभी तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। पहला वाला मिल गया, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, पहला मिडिल टर्म मिल गया। उसके इमीडिएट बाद ये तो दूसरा मिडिल टर्म है, फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म के साथ +1 कर देते हैं, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। वही तो किया मैंने, थर्ड टर्म ये है, थर्ड +1 फोर्थ टर्म। यही कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने ये चीज बनाया है। ये आप शायद बुक में दूसरा कुछ दिया हुआ है? ये मैंने ऐसा बनाया, n+1/2 टर्म एंड n+1/2+1। और यहां पर n+1 क्या है? n+1 है नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखना, जो पावर रहेगा उसके साथ +1 करके जो एक्सप्रेशन, जो टर्म, जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, ये तो इवेंट का केस गया। व्हेन n+1 इज इवन, बॉक्स करके रखो, जो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अब अगर यहां पर ये 7 टर्म्स होता तो यहां पर मिडिल टर्म कौन सा होता? 7 टर्म है ना, ये मिडिल टर्म ये होता, फोर्थ टर्म, ये मिडिल टर्म होता। तो दैट मींस यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हो गया यहां पर 7 है ना। अब देखो 7 टर्म्स है, बट मिडिल टर्म तो यहां पर 4 आ रहा है। मिडिल मतलब क्या है? डिवाइड तो आपको 2 से करना ही है। मिडिल मतलब क्या है? 2 से आपको डिवाइड करना ही है कि नहीं? है? तो ये मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां पर 7 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब 7 से 4 कैसे लाए? 7 से आपके पास तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 है,
आपको फोर्थ टर्म लाना है। तो फोर्थ टर्म लाने के लिए देखो एक चीज मैं लिख रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, देखो देख लो मिडिल टर्म है ना, तो दैट मींस 7 प्लस 1 बाई 2 ट्वेल्थ टर्म। देखो तो कितना आ रहा है, फोर्थ टर्म आ रहा है कि नहीं, 7 प्लस 1 8, 8 बाई 2 4, फोर्थ टर्म आ रहा है। सो दैट मीन्स 7 क्या है यहां पर, नंबर ऑफ टर्म्स, 7 नंबर ऑफ टर्म्स, उसके साथ प्लस 1 करना है बाई 2 करके आपको मिडिल टर्म मिलेगा। सो दैट मीन्स when n plus 1 is odd, then middle term क्या होगा, देखो इसके साथ मिलाओ, ठीक है। 7 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके साथ क्या प्लस करना है, प्लस 1 बाई 2 टर्म, बस हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना है, ठीक है ना। ये तो पहले से हम लोग नहीं जानेंगे ना, यहाँ पर पावर जो होगा पावर के साथ 1 प्लस कर दोगे, वही तो नंबर ऑफ टर्म्स है कि नहीं, am I right? So here just if you want to find the middle terms of any expansion, then at first you need to see what is the power here, and after getting the power just you need to add 1 with this power, you will get the total number of terms. So after getting this total number of terms, the number of middle terms will be decided. If the total number of terms will be even, then middle terms will be 2. And just you can see this, if you have this even number of terms, then middle terms will be 2, first and second. If you have the total number of terms as odd, then the middle terms will be this number of terms plus 1 by 2 term. That means number of terms लिखना है, फिर plus 1 करना है, by 2 करना है, ओके। ठीक है। So that means these are the concepts regarding this binomial theorem. And in this binomial theorem, nothing is there. That means all the concepts are discussed in this lecture. Okay. Just if you just take an example of this middle term expansion. Okay. जो एक example है, find the middle term of, लिख लो, find, ऐसे इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा पूरे एक्सरसाइज में, इस टाइप का ही क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। find the middle term, find the middle term of 3 plus x whole to the power 5. ओके, मिडिल टर्म निकालना है, तो ऐसे स्टार्ट करना है, here n equals to 5. so number of terms कितना होगा, 5 plus 1 equals to 6, and which is even. नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इवन है, तो इवन होने से कितना मिडिल टर्म रहता है, 2 मिडिल टर्म रहता है। सो द मिडिल टर्म्स आर, अब फर्स्ट वाला क्या है, n प्लस n का वैल्यू कितना है, ये याद रखना, ये n का वैल्यू, ठीक है। n प्लस 1 दैट मींस 5 प्लस 1 by 2 twelfth term, and another one is what, 5 plus 1 by 2 plus 1 term. So that means ये क्या होगा, 5 plus 1 6 by 2 third term, third and fourth term, ठीक है। So that means मिडिल टर्म क्या क्या होगा, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब आप थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकाल के दिखा दीजिए यहाँ पर क्या क्या होगा। सो थर्ड टर्म को कैसे, थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, T3। अब T3 उसमें से थर्ड टर्म निकालना है, R का वैल्यू कितना होगा, 2 plus 1। सो फॉर्मूला लिख लो, NCR, यहाँ पर n तो 5C2, 3 to the power
5 minus 2 x to the power 2। तो इसका कैलकुलेशन कर लो। दूसरा है T4, that means T 3 plus 1, that means 5C3 3 to the power 5 minus 3 into x cube। बस निकाल लो 5C2 का आंसर, 5C3 का आंसर वो NCR फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। जैसे सपोज 5C3, इसका अगर मैं आंसर निकाल दूंगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 5 को एक काम करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 में स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप करके फैक्टोरियल साइन ले लेते हैं। याद रखना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहां पर भी स्टॉप हो जाए आप वहां पर फैक्टोरियल साइन ले लीजिए। अब अगर फैक्टोरियल साइन आप लिखेंगे नहीं तो 3 to 1 लिख दो। फैक्टोरियल साइन लिखोगे ना तो 3 to 1 आएगा, तो 3 to 1 ना लिख के मैंने थोड़ा छोटा कर दिया कैलकुलेशन को, फैक्टोरियल दे दिया 3 के ऊपर। नीचे भी एक फैक्टोरियल 3 है और यहाँ पर ये फैक्टोरियल 2 है, तो बस फैक्टोरियल 3 कॉन्सेप्ट से ओके। और ये 2 मतलब 1, तो करेंगे तो यहाँ पर ये 2 है, दैट मींस 10। दैट मींस 5C2 का आंसर है 10, 3 to the power 3 x स्क्वायर। दैट मींस आंसर जो है आपका कुछ ऐसा निकलेगा 10 into 3 cube into x square। So 3 cube means I think 27, that means 270 x sorry 270 x square, that will be the first middle term। And similarly you can find T4 also, ऐसे सेम 5C3 का आंसर भी 10 ही होगा, सेम ही होगा। 5C करके देखो कैलकुलेशन, 5C3 का आंसर 10 ही होगा, तो 3 square into x cube, that means 90 x cube, that will be the second middle term। बस हो गया। So just like this calculation you will have to find the middle terms of the given expansions, and I think in the further step, and I think in the further lecture, that means in the future lectures, different types of expansions will be given. Some tough type of expansions and some complicated type of expansions will be given, but the basic things will be like that, just like that. Basic things will be, calculation will be lengthy, but the structure and the calculation process will be same. Okay, so nothing will be changed here. Okay, only these concepts are there in the binomial expansion. Okay, so इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट्स एंड दिस एग्जांपल्स, दैट मींस सम बेसिक एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व किया है, which I think which are going to be very much useful for building concept, for building your concept regarding the binomial theorem. Okay, so just in the next lecture we will solve the different questions regarding the binomial theorem, and I think from this chapter, and it will be complete, I think it will be completed very soon. Only 2-3 lectures are required. Okay, so algebraical chapter, it is, I think it used to be very small. Okay, I think geometrical part and this trigonometrical chapter, these are the lengthy chapters, but algebraical chapter जैसे इंडक्शन खत्म हो गया 3-4 लेक्चर में, ये भी खत्म हो जाएगा 3-4 लेक्चर में। ठीक है, ऐसे ही खत्म हो जाता है, बरोबर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट तो खत्म, अब डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बेसिक तो ये है, सब कुछ एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो if you like my videos, if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel. Okay, and thank you very much for joining the classes, and bye.